हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज हम जो हमने कल सेशन किया था ऑन पेज एसईओ का, इसका आज हम हिंदी वर्जन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, प्रिंट भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी और आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे। तो सिस्टम को वैसे टाइम ले रहा है कि जिसमें प्रॉपर डिस्प्ले करनी है। ओके, वी आर लाइव नाउ और उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे सारा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन पेज एसईओ हिंदी में। और इसके लिए जो प्रेजेंटेशन है वो कल वाली ही रहेगी जो इंग्लिश में थी। प्रेजेंटेशन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्टीमेटली जब आप टेक्निकल टूल को ज़्यादा सारी इंग्लिश में ही होती हैं, इसलिए को हिंदी में करने का कोई ऐसा लाभ नहीं होता है। तो उनको मैं जो टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी मटेरियल है जो मैं प्रेजेंटेशन में लेके आता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ। हालांकि हम इसको आज डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है ऑन पेज एसईओ है। ये जो एसईओ है उसकी एक सेगमेंट है। दो सेगमेंट इसमें होती हैं, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। अगर आप इस स्लाइड से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे एसईओ जोन्स का डायग्राम है। यहाँ पे ये एसईओ है, उसके अंदर दो जोन्स हैं, ये ऑन पेज एसईओ की है और ये ऑफ पेज एसईओ की है। इनके नीचे फिर दो सब जोन्स हैं, दोनों के अंदर एक एक के नीचे ये ऑन पेज एसईओ में दो होती हैं, टेक्निकल और सिमेंटिक। और ऐसे ही ऑफ पेज एसईओ में दो होती हैं, ग्लोबल ऑफ पेज एसईओ और लोकल ऑफ पेज एसईओ। ये जो ग्लोबल और लोकल वाला है ये हम लेंगे अगले संडे को हिंदी में और सैटरडे को इंग्लिश में। यानी कि जो इसका डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट अभी सारा चैप्टर चला हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम एसईओ इस टाइम पे कर रहे हैं और एसईओ के अंदर भी हम आज जो है ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अगर मैं एक बार वापस आकर के आपको आज के बारे में इस सेशन में क्या क्या किस सीक्वेंस में चलने वाला है उसके बारे में दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसके अंदर जो पिछले हफ्ते जो सेशन हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर है। उसके बाद फिर आगे एसईओ की डेफिनेशन रहेगी। फिर जो मेन टॉपिक है एसईओ टेक्निकल और एसईओ सिमेंटिक वो रहेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो एसईओ कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स रहेंगे यहाँ पे। और फिर एक स्टैंडर्डाइजिंग द इन्फ्लुएंसिंग पावर ऑफ योर वेबसाइट बाय यूजिंग ऑन पेज एसईओ कैसे होती है, उसकी एक समरी स्लाइड है ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एसईओ के डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे आगे चल के। और उसके बाद ह्यूमन रिलेवेंस मॉडल ऑफ एसईओ, साइकोलॉजिकल मैपिंग जो होती है सर्च इंजन के द्वारा। आप जब कुछ भी सर्च करते हो तो सर्च जो इंजन है वो आपकी जो इंटेंशन होती है सर्च के पीछे वो उसको कैसे कैच करते हैं, उसकी मैपिंग कैसे करते हैं, उनके पास जो अवेलेबल रिजल्ट्स होते हैं सर्च इंजन वालों के पास उनके डाटा बेसिस वगैरह में, वो जो साइकोलॉजिकल मैपिंग होती है उसको बोलते हैं ह्यूमन रेलेवेंस मॉडल ऑफ एसईओ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एसईओ नॉलेज बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एसईओ ग्लोसरी के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में होगा रैप अप राउंड। हो सकता है आधा घंटा तो शायद कम पड़ेगा, घंटा भी लग सकता है, शायद ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन आज ये है कि हिंदी में है, इतनी से सारी चीज़ें आप लोगों को खासकर जिनको हिंदी में इसकी जरूरत होती है उनके लिए। कल वैसे इंग्लिश वाले में ही 1.5 घंटा लग गया था, तो मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं इसको 1 घंटे में समेट दूँ, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं जब इसको लेके चला था पहले सेशन में तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जो ओवरव्यू है उसकी कंपेरिजन करी थी क्रिकेट के मॉडल के साथ। अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉडल है यहाँ पे, एक मिनट में जरा देखें कि लाइव चल रहा है, पर ये किसके लाइव चल रहा है, शेयर शेयर और शेयर। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मैं फेसबुक पे देख रहा था, ये फेसबुक पे लाइव हो रहा है कि मेरा, मैं एक मिनट ले लूँ जरा, मैं चेक करता हूँ एक बार कि ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे विंडो क्लोज हो गई मेरी फेसबुक की।
तो मैं ज़रा एक मिनट लूँगा, बस इसको एक बार देख लूँ कि ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, आई थिंक सो। नहीं, अभी फेसबुक पे लाइव नहीं आया है ये, और नहीं आया है ये फेसबुक पे लाइव ही नहीं है ये। तो ये तो दोबारा भी करना पड़ेगा। तो इसको लाइव करते हैं फेसबुक पे। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा। आ गया है शायद ये, आ गया है, चल रहा है, इसमें लाइव चल रहा है और आप लोग भी इसको देख ही रहे हैं शायद। ओके, ठीक है, गुड का कमेंट आया हुआ है, एक एक कमेंट गुड का आया हुआ है फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद रमेश का है एक गुड का कमेंट। ठीक है रमेश, अच्छा है। एक बार अगर आप दोबारा से फिर मुझे ये कंफर्म कर दें कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि मैं अभी मोबाइल फ़ोन पे नोट कर रहा हूँ इसको, और आप भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी क्रिकेट के मॉडल के साथ मैंने जो कंपेरिजन कर रखी है, उसमें मेन बात यही है कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसमें आप यूँ मान लीजिए कि जो क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट के में बॉल, पिच और बैट होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो एक बॉल है, और मार्केट निश जो होती है वो पिच है। इन दोनों के ऊपर मैं मेरे पहले वाले सेशन में बात कर चुका हूँ। अगर आपको इनको जानने की ज़रूरत है तो मेरी आप फेसबुक पे जाएंगे, पिछले हफ्ते की वीडियोस में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। और जो बैट है वो 10 डिजिटल मार्केटिंग जोन्स होती हैं, जिनमें से एक जोन है एसईओ, और इन जोन्स के बारे में भी मैंने उस ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा करके उसको भी देख सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप मुझे यहाँ कमेंट में करते रह सकते हैं। मैं कमेंट में कोशिश करूँगा साथ साथ देखते रहने की, और जवाब भी साथ साथ देने की। तो आगे आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो ये है, एक क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन था सचिन मलिक ने पूछा था क्लिक बैंक, मैक्स बाउंटी और एफिलिएट के बारे में कुछ शेयर करना सर अगली लाइव सेशन में। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आपने सचिन ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग से ही पूछा है। जो क्लिक बैंक और मैक्स बाउंटी हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज ही हैं। तो आप उसके लिए पहले अगर आपने एफिलिएट का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझिए आपको सिटी बैंक का और मैक्स बाउंटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। तो एफिलिएट क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेजन एसोसिएट्स है, अमेजन.com है, उसने अपने अमेजन एसोसिएट के नाम से शुरू कर रखा है। ईबे ने ईबे पार्टनर्स के नाम से, शॉपिफाई ने शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम के नाम से, सेल एफिलिएट्स ने इनके नाम से, और क्लिक बैंक ने। इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली ये ई कॉमर्स साइट्स हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं इनके सबके। तो ये आपको एक मॉडल के तहत कमीशन बेस्ड इनकम का जरिया देती है, जिसमें आप जब इनमें से किसी के भी ऊपर, जिसमें आप मैक्स बाउंटी को भी काउंट कर लें और इनमें आपका क्लिक बैंक भी आ गया, तो मैं सारे के सारे इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये सारे का सारा जो एफिलिएट का बिजनेस है ये सीपीए मॉडल पे चलता है। कॉस्ट पर एक्शन जो भी होती है उसके अंदर फिर आपको जो चीज़ें मिलती हैं, कमीशन बेस्ड जो आपका रहता है, उसमें आपकी जो प्रॉफिटिंग होती है वो उस तरीके से चलती है। और अमेजन एसोसिएट फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे आपको एक डाटाबेस मिलेगा प्रोडक्ट्स का, और उस डाटाबेस के अंदर जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट कर रहे हैं, जिन भी प्रोडक्ट्स की सेल पे आपको कमीशन चाहिए, आप उनको अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के पेजेस पे, और अपने किसी भी ब्लॉग वगैरह पे उनके लिंक्स अगर डालेंगे जो कि आपको अमेजन एसोसिएट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उन लिंक्स पे जा करके कोई भी बंदा अगर क्लिक करके वापस अमेजन की वेबसाइट पे आकर के सेल परचेज करता है, सेल करे या परचेज करे, जो भी जिस भी तरीके का वो लिंक होगा, तो उसी एक ऑर्डर के ऊपर, उसी एक डील के ऊपर आपका एक सर्टेन कमीशन फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर 3% का कमीशन रहता है। जो गारमेंट्स हैं उनके ऊपर 14% का कमीशन रहता है। जो टोटल वैल्यू का जो सेल होता है उसका 14% वो आपको मिलेगा, अगर वो सेल आपके द्वारा शेयर किए गए उनके लिंक के जरिए ही जनरेट होकर के कंप्लीट हुई है तो। और उसके बाद ऐसे ही आप ईबे वाले के साथ कर सकते हैं, शॉपिफाई के साथ करते हैं। तो ये है पूरे का पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसको एफिलिएट बोल सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हो।
और ये जो एफिलिएट है ये ई-कॉमर्स की जो मेन 3 टाइप होती हैं उनमें से एक है। जस्ट एन एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ यहाँ पे। एफिलिएट के साथ-साथ जो बाकी के 2 ई-कॉमर्स के मॉडल्स होते हैं वो एक है ड्रॉप शिपिंग का और एक है इन्वेंटरी मॉडल। एफिलिएट में ये है कि आपके पास ना इन्वेंटरी को मैनेज करने की सरदर्दी है, ना आपको ऑर्डर डिलीवरी की सरदर्दी है। आपको सिर्फ ऑर्डर क्रिएट करके देना है एंड दैट्स इट। इसके बाद बाकी सारा काम अमेज़न का अगर आपका अकाउंट है तो अमेज़न सँभालेगा, क्लिक बैंक का है या ईबे का है तो वो सँभालेंगे। तो ये हुआ आपके सवाल का आंसर एंड आई होप कि आपको ये यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आती है कि एसईओ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके करने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि आपके प्री रिक्विज़ाइट्स क्या-क्या होने चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन की बात है। डेफिनेशन सीधी-सी है, अगर सिंपल हिंदी में बताऊँ तो आपके पास एक कार है, आपको उस कार को डेकोरेट करना है और डेकोरेट करके उसको नॉट ओनली फ्रॉम लुक एंड फील पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो सॉरी मैं इंग्लिश में स्विच हो गया। मतलब वो लुक और फील ही नहीं बल्कि आपको उसको ड्राइविंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी उसको कंफर्टेबल बनाना है, जो भी आपकी कार को प्रयोग करेगा। ऐसे ही एक वेबसाइट का मामला होता है। आप एक कार के लिए जो कुछ भी करते हो उसको सजाने के लिए, उसके अंदर बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, उसकी लुक्स एंड फील बढ़िया बनाने के लिए या उसको एसी बनाने के लिए ताकि जो बंदा अंदर बैठता है उसके वो बढ़िया फील करे। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट होती है जो आप देखने वाले को अच्छी लगे, वो एक बढ़िया लुक एंड फील दे और साथ में उसके अंदर फिर वो जब उसको प्रयोग करे तो जो जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से वो उसका प्रयोग करना चाहता है, उसका वो उद्देश्य भी वहाँ पे पूरा हो जाए। वो सब करने के लिए वो सब करने के लिए और ऐसा जो है एक उद्देश्य नहीं, बार-बार कितने भी उद्देश्य आपके पूरे हों, यानी कि जो क्वालिटी ट्रैफ़िक है, जिनके काम की वेबसाइट है, आपने उसको ऐसा बना दिया है, उसका एसईओ सही करके कि बार-बार लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, आपका वैल्यू क्वालिफ़ाइड जो ट्रैफ़िक है वो बढ़ रहा है। इसको करने के लिए, ये जो गोल है ये अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी एसईओ के अंदर आती हैं, उसको एसईओ बोलते हैं यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इतना ज़रूरी क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे जब भी कोई गूगल पे, बिंग पे आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे मैनेज कर लेते हो पब्लिश होने में, लिस्ट होने में, उसकी रैंकिंग आने में, तो ये मानिए कि आपने वो अगर अचीव करना है तो उसके लिए आपको एसईओ चाहिए, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 20वें, 100वें पेज पे जाकर के लिस्ट होएगी, पहले पेज पे बहुत मुश्किल आएगी। एक्सेप्शनली आप कोई वेल एस्टेब्लिश्ड 10-15 साल पुरानी ब्रांड बन चुके हो अलग बात है, तब आप अगर एसईओ ना भी करो तो भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आती रहे। लेकिन अगर आप नए हैं बिज़नेस में, नई एंट्री मार रहे हैं या 1, 2, 4, 5 साल तक के पुराने हैं तो आपको एसईओ करना वो सबसे ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एसईओ के एक्सपर्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि अगर आप फर्स्ट पेज पे नहीं हो, आपके जिस भी बिज़नेस की, जिस भी डोमेन की, जिस भी पर्पज़ की वो आपकी वेबसाइट है, अगर उस पर्पज़ के अनुसार अगर आप पहले पेज पे नहीं हो तो आप डेड हो। आपका कोई औचित्य नहीं है इंटरनेट पे बैठने का, वेबसाइट बनाने का और उसके ऊपर कुछ भी टाइम कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए या आपके पैसा कह लीजिए, रिसोर्सेज़ कह लीजिए, कुछ भी खर्च करने का, लगाने का वेस्टेज है वो सारे का सारा अगर आप पहले पेज पे नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं तो। और अब पहले पेज पे भी कॉम्पिटिशन देख लीजिए। जो ये लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में 91% जो सर्चर्स होते हैं वो पहले पेज से दूसरे पेज पे जाते ही नहीं है। अगर उनको पहले पेज पे सर्च इंजन के रिजल्ट नहीं मिला तो वो वहीं से छोड़ देंगे। 8-9% हैं जो दूसरे पेज तक जाने की जहमत उठाते हैं, नहीं तो सारे के सारे 91% जो लोग होते हैं वो पहले पेज से ही निकल जाते हैं। ये 2009 की एक रिसर्च है, ड्योरसन और डिस्क की, ये जो रिसर्च कहती है। अब उस पहले पेज में भी 50% तो ऐसे हैं जो पहले टॉप 3 रिजल्ट ही ज़्यादा देखते हैं। अगर पहले 3 रिजल्ट में आप नहीं हो तो समझो फिर आप ने 50% कंपटीशन तो वहीं पे पहले पेज पे होते हुए भी आपने 50% कंपटीशन लॉस कर दिया। ये तो हुई बात कि क्यों ज़रूरी है एसईओ और उसकी कितनी महत्वता है। अब बात आती है कि उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास जब आप एसईओ करोगे।
ऑब्वियसली आपके पास एक आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, ब्लॉग हो सकता है, या हो सकता है कि आपका ई-कॉमर्स का वेबसाइट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो। वो जो प्रोडक्ट होता है वो आपका वेब प्रोडक्ट है, एक तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा, आपकी मार्केट निश का आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको किस टाइप के ऑडियंस को किस टाइप की सर्विस देनी है और किस रीजन में देनी है। ये चीज़ भी जब तक आपको नहीं पता होगी, एसईओ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एसईओ का कोई आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं। तो ये हुई बात एसईओ डेफिनेशंस की, जोन्स की, क्यों ज़रूरी है इसकी। शुरू करने से पहले इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं। अब आते हैं असली पार्ट पे, यानी कि एसईओ ऑन पेज का जो होता है उसके अंदर 2 सेगमेंट होती हैं, एक टेक्निकल एसईओ की होती है और एक सेमेंटिक एसईओ की होती है। पहले हम टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में जो होता है मेन, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक मेटा टैगिंग होती है, एक यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन होती है दूसरी कह लीजिए, और उसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है साइट वाइड ऑप्टिमाइजेशन। तो हम पहले एक बार मेटा टैगिंग और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को देख लेते हैं। सीधे-सीधे आम भाषा में कहूँ तो मेटा टैगिंग इज़ लाइक ब्रांड। कोई कार है, टाटा की कार है, इनोवा उसकी है, टोयोटा की है, या रेनॉल्ट की है, या सफारी की सॉरी फरारी की है। तो ये जितनी भी कारें हैं ये एक ब्रांड है। तो मेटा टैगिंग आपके लिए जैसे एक कार के ऊपर एक ब्रांड का लोगो काम करता है, मेटा टैगिंग आपकी साइट पे वो काम करती है सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन के लिए सर्च इंजन को ये मेटा टैगिंग ही बताती है कि किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, क्या आपकी वेबसाइट में क्वालिटी है, और क्यों आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन जो है वो रिजल्ट्स के अंदर जो सर्प होता है उसके अंदर, सर्प यानी कि SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जब भी कोई यूजर आप कोई क्वेरी करता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, तो गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, बायदू जैसे जो सर्च इंजन होते हैं वो ये चीज़ की मैपिंग करते हैं कि आपको क्यों दिखाया जाए उनको। तो वो इसलिए क्या ज़रूरी है वहाँ पे, मेटा टैगिंग। और वो मेटा टैगिंग पढ़ के वो क्या करता है, वो उसको विश्वास आता है कि अच्छा जी ये ब्रांड है, ये वो वाली ब्रांड है, अरे इसका इसका रिजल्ट आ रहा है वो टॉप में मेरे पास मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब इसको दिखाने का फ़ायदा रहेगा, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। और उसमें मेटा टैगिंग में वो कैसे चीज़ें सेट होती हैं, उसमें सबसे पहला होता है टाइटल। ये क्या होता है कि गूगल के अंदर जो होती है वो जब जैसे ही कोई सर्च क्वेरी गई तो वहाँ पे जो एल्गोरिदम होते हैं वो शूट करते हैं, क्या शूट करते हैं, वो टैग उसके अंदर, सॉरी बोट्स होती हैं, गूगल बोट्स, क्रॉलर, स्पाइडर। स्पाइडर यानी कि वो मकड़ी जाल, मकड़ जाल फैलता है, निकलता है, जैसे ही आपने हिट का बटन दबाया वहाँ से स्पीड जाएगी इतनी फास्ट कि मिली सेकेंड्स के अंदर वो पूरे डाटाबेस को खंगाल के लाएगी, और उस पूरे डाटाबेस को मिली सेकेंड्स में खंगाल के लाएगी आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। और उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ वो स्पाइडर जो फायर किया गया है, या जो क्रोलर फायर किया गया, वो सबसे पहले फैच करने के लिए क्या पड़ेगा, मतलब आपको फैच कर उस आपके वेबसाइट को फैच करके लाएगा डाटाबेस से, इनके खींच के लाएगा, तो क्या पड़ेगा वो वहाँ पे, आपकी वेबसाइट का टाइटल। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर सर्च इंजन फ्रेंडली कीवर्ड होने चाहिए जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है इंग्लिश में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा। और वो इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, यानी कि जो आपके बिजनेस का प्राइमरी कीवर्ड है वो सबसे पहले, फिर सेकेंडरी कीवर्ड, और फिर आपकी ब्रांड नेम होनी चाहिए। तो ये है ऑप्टिमल फॉर्मेट जिसमें आपका टाइटल लिखा होना चाहिए। और ये टाइटल का HTML टैग होता है इधर ये, और फिर इधर ये क्लोजिंग के साथ ये वाला, इसके अंदर आपकी ये चीज़ होनी चाहिए। और ख़ास बात ये है कि जो मेटा टैग होते हैं वो सारे के सारे जो HTML बॉडी होती है एक वेब पेज की, उसके अंदर मेन 2 सेक्शंस होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। तो जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर ही सारे के सारे आपके जो मेटा टैग है वो वहीं पे आएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट जो हेडिंग टैग होते हैं उनको छोड़ के। खासकर जो टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, और कीवर्ड जो मेटा टैग अभी आगे 2 और डिस्कस कर रहे हैं ये वाले। अब टाइटल टैग के बाद जो सर्च इंजन का जो स्पाइडर है वो आपका नेक्स्ट क्या पढ़ेगा, आपकी साइट पे वो पढ़ेगा कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपने एक छोटी सी स्मॉल एक स्निपेट एक पैराग्राफ टाइप में आपने जो इंट्रोडक्शन दी हुई है आपकी वेबसाइट की, वो क्या है, उसके बारे में पढ़ेगा वो। तो वो कहाँ से पढ़ेगा, वो इस वाले HTML टैग से पढ़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन से। और उसके अंदर जो कंटेंट है वो कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना, हिंदी में कहूँ तो मतलब केंद्रित होना चाहिए,
और वो बहुत सभ्य भी होना चाहिए और उसके अंदर वो सारे के सारे कीवर्ड होने चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। और वही फिर ये वो वाला जो कीवर्ड है, ये यहाँ पे जो ये है जो मेटा टैग है, ये यहाँ पे उन कीवर्ड्स को आपकी वेबसाइट के साथ मैच करवाने में हेल्प करेगा जो कीवर्ड्स आपको चाहिए। और वो किस हिसाब से मैच करेगा कि आपने क्या-क्या कीवर्ड दिए हैं। आपका बिजनेस है, मान लो आप स्पोर्ट्स के आइटम्स बेचते हैं और उसमें भी आप स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स शूज़ बेचते हैं, पैड बेचते हैं, ग्लोव्स बेचते हैं, टी-शर्ट्स बेचते हैं। तो आपके वो सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए उन कीवर्ड्स की। जो ये एचटीएमएल टैग की जो कोडिंग होती है, टेक्निकल कोडिंग, ये कोडिंग जो है या तो जो कोडिंग का एक्सपर्ट होता है, जो एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, सी1, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, एएसपी डॉट नेट, जो जितने भी ये लोग जो ये ऐसी कोडिंग जानने वाले होते हैं, जो डेवलपर जिनको हम आमतौर पे बोला जाता है, वो डेवलपर्स जो होते हैं वो ये चीज़ करते हैं। बट डेवलपर ज़रूरी नहीं है कि उसको कोडिंग करनी आती है तो उसको ये स्ट्रेटजी भी पता हो कि यहाँ पे कीवर्ड्स में क्या डालना है। वो कीवर्ड डाल भी देगा अपने हिसाब से, लेकिन अगर एक स्पेशलाइज्ड बंदा उसको कीवर्ड्स के ऊपर गाइड नहीं करेगा डेवलपर को, तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ले सकते अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ में भी जो एक्सपर्ट हो उस बंदे से वो चीज़ें सॉर्ट आउट करवा करके फिर आपके डेवलपर को दें, अगर आप खुद डेवलपर नहीं हैं तो। अगर आप खुद डेवलपर हैं तो फिर तो बस आप खुद कर लो, नहीं तो वो बंदे से करवा लो। अब उसके बाद आती है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है कि उदाहरण के तौर पे आपने एक आर्टिकल लिखा ब्लॉग के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख दिया, मान लो आपने एक आईफोन का रिव्यू लिख दिया। आईफोन के रिव्यू के अंदर आपने क्या किया कि आपने आईफोन 10 का एक मॉडल है, उसके ऊपर आपने अपना यूजर एक्सपीरियंस बताया और उसको शेयर किया, और उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है और उसके अंदर आपको वो हाईलाइट करने हैं पॉइंट, जो आपके बुलेट पॉइंट हैं, जो आपके पॉइंट जो हैं सर्च इंजन आप ये चाहते हैं कि मेटा टैग्स में टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह के बाद उनको नोट करें। और उनको नोट करेगा कब? जब वो H1, H2 या H3, H4, H6 तक जाएंगे ये। और इनमें जब आप उनको लिखोगे, इनमें जब आप उनको लिखोगे तो उनको सर्च इंजन नोट करेगा। यानी कि आपकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल, इनके बाद जो चीज़ सर्च इंजन को आपके वेब डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, वो चीज़ है H1 टैग्स से लेकर के H6 तक के जो टैग होते हैं। और ये जो टैग होते हैं ये बॉडी में आएंगे, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी में आएंगे, जबकि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड जो है वो हेड जो सेक्शन होता है उसमें आएंगे। तो ये तो हुआ मेटा टैगिंग के बारे में, और आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है और ये ब्रांड क्यों है आपके आपके मतलब जैसे गाड़ी के ऊपर एक ब्रांड लिखा होता है भाई, अगर गाड़ी फरारी की है तो उसके ऊपर फरारी का लोगो देखते ही आप समझ जाते हो कि भैया क्वालिटी की चीज़ है, ऑथेंटिक चीज़ है। तो वो जो ऑथेंटिसिटी सर्च इंजन की नज़र में आपके लिए फर्स्ट हैंड जो क्रिएट होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ से क्रिएट होती है और इसलिए ये चीज़ जरूरी है। तो ये तो हुआ मेटा टैगिंग का। अब आगे बात करते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को आप ऐसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ लाइक ए नंबर प्लेट ऑफ योर व्हीकल। आपकी कार का, आपके स्कूटर का, आपकी बाइक का एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर। और एक यूआरएल जो एक वेबसाइट के लिए होता है, वो आप यूं ही ट्रीट कीजिए कि जैसे आप अपनी वेबसाइट का नंबर लिख रहे हो। नंबर प्लेट के बिना आपकी जो गाड़ी है ना, उसको आप अगर कहीं वो चोरी हो जाए, कहीं वो मिसप्लेस हो जाए, तो आप उसको पहचानने में आपको बहुत दिक्कत होगी, अनटिल और अनलेस जब तक वो आपको पूरी की पूरी अंदर बाहर निकल के आप उसकी छानबीन नहीं कर लोगे कि हाँ वाकई में ये मेरी है। लेकिन अगर गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो आपको बाकी की छानबीन करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर से ही बोल दो कि हाँ जी मेरी है ये। तो यही इंपॉर्टेंस जो है यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट के लिए, सर्च इंजन की नज़र में इस यूआरएल की वो वैल्यू होती है कि आपने यूआरएल बना दिया वेबसाइट का, उस यानी कि इसको लिंक बोल लीजिए, हाइपर लिंक बोल लीजिए, वेब लिंक बोल लीजिए, जो भी आप इसको इन सिनोनिम्स में जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। वो अगर एक स्टैंडर्ड वे में जो एक पैरामीटर्स है जो एक सर्च इंजन के लिए ज़रूरी होता है,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लिखा हुआ है तो वो उसी तरीके से उसको फैच करेगा, सर्च करेगा, उसको निकालेगा। तो आगे देखते हैं अब इसके अंदर ये कैसे चलता है। तो इसमें पहली चीज़ है कि आपको जो कीवर्ड है, जो उसके अंदर आप डॉट कॉम के बाद जो ये लिखते हो यहाँ पे, ये वाले जो सेक्शन लिखते हो, ये आपका पूरे का पूरा क्लियर कट 3 से 4 5 कीवर्ड में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसके बारे आगे वाली स्लाइड पे बताऊंगा कि स्टैटिक यूआरएल होना चाहिए, वो डायनामिक नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आगे बताता हूँ एग्जांपल में। डुप्लीकेट यूआरएल नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो उसको एचटीएमएल टैग का एक टैग होता है REL कैनोनिकल का, ये टैग डाल के उसको डायरेक्ट करवा दो जोन से पे आपको ट्रैफिक चाहिए, जोन सा आपको पब्लिक में चाहिए, और जो डुप्लीकेट है उसको हटवा भी सकते हो ये डालने के बाद। उसके बाद आपको इसमें अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, यूआरएल के स्ट्रक्चर में हमेशा ये डैश यूज करने हैं, जैसे यहाँ पे डैश यूज किए हुए हैं। कभी भी यूआरएल बनाते वक्त आप अंडरस्कोर यूज नहीं करवाएंगे कहीं पे भी, किसी भी पोर्शन में भी। और स्पेस नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि 20% का एक वो ब्लैंक जो स्पेस फिर वहाँ पे 20% के साथ क्रिएट हो जाता है, और वो टेक्निकली बहुत इरिटेटिंग लगता है कि ये क्या यूआरएल है। और डायरेक्टरी एक होनी चाहिए, मल्टीपल डायरेक्टरी कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो सर्च इंजन ही नहीं बल्कि जो वेबसाइट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा यही होता है कि वो सारे का सारा जो डाटा है आपकी एक रूट डायरेक्टरी के अंदर से ही उठाएगा। मल्टीपल डायरेक्टरी कभी मत बनाइएगा, बनाओगे भी तो भी आपको उसके अंदर उसका जवाब सिर्फ एक से ही आएगा। बाकी डायरेक्टरीज पे आपका जो वो जो सर्च का जो क्वेरी आ रहा है गूगल वगैरह के थ्रू होके, वो बाकी की आपकी डायरेक्टरीज को एंटरटेन नहीं करेगा। और हमेशा लोअर केस में ही लेटर सारे के सारे यूआरएल के लिखे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन का ओ बड़ा कर दिया, पेज का पी बड़ा कर दिया, एसईओ का पूरा एसईओ बड़ा कर दिया, या सिर्फ एस बड़ा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यूआरएल के अंदर सारा यूआरएल स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। और जब भी आप कोई भी नया पेज बनाओ आपकी वेबसाइट का, या इवन वेबसाइट बनाओ, तो हमेशा हमेशा उसको आपको अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट से कनेक्ट करके रखना है, और गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में आपको उसको इंडेक्सिंग करते रहना है जब भी आप नया पेज बना रहे हो या आप एग्जिस्टिंग पेज पे कोई अपडेट दे रहे हो, ताकि गूगल को ये नोटिफाई हो जाए कि आपने कोई नया पेज बनाया है या आपने किसी एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर कुछ अपडेट किया है, ताकि वो फिर उसको फैचिंग में कंसिडर कर ले। और इनकेस अगर रीडायरेक्शन की जरूरत है, मान लो कोई टॉपिक था, उस पर एक पुराना पेज था, लेकिन आपको लगा कि यार मुझे तो पूरा पेज ही नया बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप पुराने वाले का जो ट्रैफिक है उसको नए वाले पे डायरेक्ट करवाओगे रीडायरेक्ट का टैग लगा के। वो कोडिंग का पार्ट है, जो कोडिंग के एक्सपर्ट आपके होते हैं वो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि डायनामिक और स्टैटिक जो यूआरएल है ये क्यों जरूरी है। आप इसके ऊपर देखें यहाँ पे एग्जांपल में, ये देखें यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दिखा रखी है। यहाँ तक आपका वेबसाइट का नाम आ गया www.marketingorbit.com। उसके बाद आपका टॉपिक आ गया व्हाइट हैट एसईओ 2017। तो 17 का मतलब है कि ये आर्टिकल 17 में लिखा गया था। अब ये जो है ये सबसे यूजर फ्रेंडली यूआरएल है आपके सर्च इंजन के लिए। ये एक क्लियर कट नंबर प्लेट है, जब भी क्रॉलर आएगा, स्पाइडर आएगा, तो वो क्लियर समझ जाएगा कि भाई ये क्या है, इसका नंबर प्लेट क्या है। लेकिन अगर वो नंबर प्लेट आप ऐसे लिखोगे, पहले आप फोल्डर पे उसके अंदर डायरेक्टरी लगाओगे, फोल्डर लगाओगे, तो वो लेंथ की प्रोसेस तो उसके लिए होगा ही होगा। साथ में फिर आगे आप उसको यहाँ कंफ्यूज करोगे, आपने वर्ड्स को मिक्स कर दिया, डैश के साथ उनको सेपरेट नहीं किया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि कैच तो कर लेगा, पर वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपको फिर ब्रॉड स्कोप में कंसिडर करेगा, एग्जैक्ट स्कोप में कंसिडर नहीं करेगा। अगर आपको एग्जैक्ट स्कोप में जब कोई भी सर्च इंजन पे क्वेरी आ रही है, एसईओ की आ रही है, उसके अंदर ऑन पेज की आ रही है या वाइट हैट की आ रही है, तो आप एग्जैक्ट तब कंसिडर होगे जब आप एग्जैक्ट अपना यूआरएल जो है वो लिखोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस यूआरएल को बनाएंगे तो ही आपकी चीज़ें यहाँ पे सेट हो पाएंगी। इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान रखें कि जब आपका यूआरएल चल रहा है तो वो प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। इस टाइप के यूआरएल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जो सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं। यहाँ पे .com तक आप देख रहे होंगे सारा सेम है, इसमें भी .com सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ये मैनुअली रिटर्न है, आपने खुद लिखा है,
है तो यहाँ पे भी मैनुअली रिटर्न, बट ये उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑटो जनरेटेड है बाय योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस है, अगर आप टाइटल नहीं दोगे तो वो कुछ ना कुछ इस टाइप की सीरीज सी बना के नंबरों की और आपकी पोस्ट को कुछ ना कुछ नाम दे देगा। और ये नाम दे दिया तो आप ये समझ लीजिए आपकी नंबर प्लेट ही मिस हो गई गाड़ी की। तो सर्च इंजन कैसे पहचानेगा या क्या गाड़ी है, क्या मॉडल है, क्या पेज है, क्या आर्टिकल है? क्योंकि क्या होता है कि टाइटल से भी पहले यूआरएल पे चीजें आती हैं, यूआरएल से पकड़ के फिर वो टाइटल पकड़ता है। और जब यूआरएल पे ही आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो कि भाई मेरी गाड़ी का नंबर नहीं है, तो किसी और के साथ कुछ और एडजस्ट कर ले, तो क्या कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप आउट हो गए, सिस्टम से ही आउट हो गए, कॉन्सेंट्रेशन से ही आउट हो गए, सर्च इंजन में आप रिजल्ट में दिखोगे ही नहीं। तो वही बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ना ही ये होनी चाहिए जो ये 564 वाली है। क्यों? ये डायनामिक है। ये आईडी जो है ना, कई बार क्या होते हैं कि ये डायनामिक पैरामीटर है जो हर बार जब भी आपका पेज दोबारा अपलोड होगा तो ये एक फ्रेश आईडी क्रिएट होगा। ये भी नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर बार-बार आपका ये क्रिएट हो रहा है तो जो आपने पेज को इंडेक्स कर दिया फैच करवाने में, वो आपको बार-बार फैच करना पड़ेगा। और ये सारी सिरदर्दी जो नीचे 3 में जो देखने को मिलती है, इसमें नहीं मिलती। इसलिए आपके पेज का जो यूआरएल है वो इस स्टैंडर्ड में रखिए, आपको कोई सिरदर्दी नहीं होगी। जो ये हेडिंग टैग है यहाँ पे जो दिखा रखे हैं, जो सबसे बड़ा पहला जो हेडिंग टैग होता है वो टाइटल टैग ले लीजिए आपकी पोस्ट का। यहाँ पे फिर आप ये उसके बाद उससे छोटे फ़ॉन्ट में रखना है तो H2 यूज़ कर लीजिए, 3, 4, 5, 6 दैट वे इनका स्मॉल साइज होता जाएगा। और इस तरीके से आप इनको अपने प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अब ये है क्या, ये जब आपका सर्च इंजन आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है तो वो एक स्निपेट देता है जिसके अंदर आपका जो टाइटल है, जो आप टाइटल लिखोगे ना, अभी हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया टाइटल के बारे, ये जो टाइटल हमने यहाँ डिस्कस किया ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो है ये आपका यहाँ पे दिखाता है। वो जो सर्च इंजन में जो दिखता है वो यहाँ आता है टाइटल के उससे। तो आप सोच सकते हो कि टाइटल लिखना जो है वो कितना ज़रूरी है। अगर आपने टाइटल ब्लैंक छोड़ दिया तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। पहले तो बात, आपका पेज ही शायद रिजल्ट्स में आए क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट को समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी मार्केटिंग वैल्यू अच्छी हो रखी है, ब्रांड बन रखी है और वो फिर भी फैच कर भी लेगा तो यहाँ पे खाली आएगा। और जो ये यूआरएल है, जो आप यहाँ पे यूआरएल यहाँ तक का रखते हो, इस पेज का जैसे होम पेज का रखा है मार्केटिंग और का, वो यहाँ से आता है। और फिर जो सर्फ डिस्प्ले ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो ये है, जो ये कंटेंट आता है, ये आपका जो आता है, ये जब आप ये डिस्क्रिप्शन आप पूरी करोगे वो यहाँ से आती है। अगर आपके पेज के अंदर ये ही नहीं है तो आप यूँ समझिए कि सर्च इंजन के अंदर आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। भले ही कितना ही क्वालिटेटिव, कितना ही रिच इंफॉर्मेशन से भरा हुआ पेज आपका हो, कितना ही बढ़िया उसके अंदर ग्राफिक्स हो, कितना ही बढ़िया उसके अंदर मीडिया कंटेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपका एसईओ इन पॉइंट्स पे परफेक्ट नहीं है तो आप गूगल, बिंग, याहू किसी में भी रैंक पे नहीं आओगे, कहीं भी आपका पेज रैंक नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख करके ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो पेज है, आपका जो वेबसाइट है, उसके लिए मेटा टैगिंग हो चाहे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हो, ये ऑन पेज एसईओ जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं साइट वाइड ऑप्टिमाइजेशन पे। अब यहाँ पे बात क्या है कि आपकी गाड़ी है लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी चेक करनी है ना, कि भाई गाड़ी को प्रॉपर लॉक होता है कि नहीं होता है, अलार्म सिस्टम है कि नहीं है गाड़ी के अंदर, बैक और फ्रंट की लाइट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया तो है, नाइट लाइट्स ठीक तो हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट का कोई सीन तो नहीं है, सिक्योरिटी पूरी है ना आपकी। तो वो जो चीज़ें आप वहाँ पे चेक करते हो ना, वो आपकी कार की, एक गाड़ी की जो आपकी पूरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें सेट करते हो, उसको ऑप्टिमाइज करके रखते हो पूरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेक चेक करते हो, उसके क्लच ठीक काम करती है कि नहीं करती वो चेक करते हो, उसकी मोबाइल, उसका मोबिल बोल लीजिए, ऑयल बोल लीजिए, वो सब चेक करते हो जब आप एक ड्राइव पे जाते हो। तो वो तो खैर सिक्योरिटी में नहीं आता, लेकिन वो उसकी रनिंग में आता है कि आपको उसको फास्ट और कन्वीनियंट रनिंग पे लेके जाना है, तो उसकी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मोबिल ऑयल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो चिकनाहट बनी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर चलते वक्त, वो चीज़ें सारी जो होती हैं, चाहे सिक्योरिटी की हों चाहे उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की हो, यानी कि आपको एक कन्वीनियंट, एक सुखदायक जो सफ़र है वो बनाए आपका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें
जो आप गाड़ी में करते हो उसी तरीके से आप मान लीजिए वो चीज़ें यहाँ पे साइट वाइड ऑप्टिमाइजेशन के तहत आपकी वेबसाइट के लिए होती है, जिसके अंदर पहली चीज़ है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 404 एरर पेज होता है, जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है इन केस अगर आपकी वेबसाइट ऑफ पेज है, तो सर्वर से ऑफ है तो आपको 404 का मैसेज देना चाहिए। आप इसको ऐसे ले लीजिए कि जब आप लंच टाइम के अंदर आप अगर एक दुकानदार हो और अपनी दुकान बंद करके जा रहे हो कि भाई मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, तो आप एक तख्ती लगा के जाते हो दुकान के आगे कि क्लोज्ड फॉर लंच। सिमिलर वे 404 जो एरर पेज है वो एक तख्ती है, आपने अपनी वेबसाइट के आगे लगा दी, आपकी वेबसाइट के पेज पे लगा दी कि भाई क्लोज्ड फॉर दिस एरर। वो एरर हो सकता है मेंटेनेंस चल रही हो वेबसाइट के ऊपर, या किसी टेक्निकल सर्वर एरर की दिक्कत हो, तो वो उसके अंदर यहाँ लिखा जाता है कि भाई ये साइट जो है 404 एरर के अंदर है, मेंटेनेंस है, आप बाद में आना। अभी फिलहाल आप उसको ये इंश्योर कर रहे हो कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं पे हैं, हमें भूलिएगा मत, हम वापस आ रहे हैं, लेकिन 404 का जो एरर पेज लगा रखा है उसका जो रीजन है उसको सोल्व करने के बाद आएंगे, तो आप बने रहिए। आप कस्टमर को, आपके विजिटर को ये विश्वास दिला रहे हो, जैसे एक दुकानदार एक शॉपिंग मॉल वाला उसके आगे एक तख्ती लगा के दिखाता है कि भाई आई एम आउट फॉर लंच और आई एम क्लोज्ड फॉर दिस एंड दिस रीजन, मैं इस वजह से आज बंद कर रहा हूँ, या इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहूंगा तो क्यों रहूंगा, वो सारी चीज़ें जब वो आपको एक तख्ती पे लिख के देता है। ऐसे ही आप जब एक वेबसाइट अपनी होती है उसके ऊपर जब आपको कोई टेक्निकल दिक्कत है, कुछ भी मेंटेनेंस के अंदर आपको जाना है, तो आप उसको क्या लिख के दोगे, 404 का एरर पेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है 301 रीडायरेक्ट का जो एरर है उसके ऊपर आते हैं। अब जो 301 का जो रीडायरेक्ट है, रीडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि मान लो आपका कोई पेज परमानेंटली डिलीट हो गया, लेकिन उसका जो इंडेक्स है, उसका जो कैशे है, उसकी कुकी है, वो सर्वर पे, सर्च इंजन पे हर जगह बनी रहती है। जो आपके यूजर्स हैं कई बार वो उसका जो लिंक है वो फेवरेट में सेव कर लेते हैं और वो डायरेक्ट वहां से उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने 301 का रीडायरेक्ट लगा रखा होगा, तो जो आपका नया पेज उस पेज की जगह आया है वो उस बंदे को वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा कि भाई ये जो पेज है ये अब डिलीट हो चुका है, तो इसकी कुकी हटा ले, ये जो नया है इसको सेव कर ले। तो ये आप उसको बता रहे हो, उसको सुविधा दे रहे हो आपके यूजर को कि भाई इसको छोड़ तू, ये जा चुका, ये लिंक भी डिलीट कर दे तेरे फेवरेट से, तू ये नया वाला लगा ले और इसको अपने फेवरेट में सेव कर ले, क्योंकि अब जो है ना जब भी तू इस पेज को खोलेगा तेरे को ये पेज ही दिखेगा। तो ये होता है पुराने पेज के ट्रैफिक को नए पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए 301 का रीडायरेक्ट कोड लगवाना अपने पेजेस के ऊपर, आपके वेबसाइट डेवलपर के द्वारा या आपके एसईओ एक्सपर्ट के द्वारा। अब इसके बाद जो अगली चीज है, जो गूगल का सर्च कंसोल है, वहां पे अपनी वेबसाइट को भी आप लोगों को इंडेक्स करना है बकायदा अकाउंट बना के गूगल सर्च कंसोल के अंदर। और वहां पे आपको हर एक पेज को, जैसे मैं पीछे बात ही की है अभी, कि जब भी आपका कोई नया पेज बनता है या आप किसी पुराने पेज पे कोई अपडेट करते हो, तो वो आपको वहां पे अपडेट करना होता है साथ के साथ। तो ये आप साथ के साथ करें। अब इसके बाद आगे है, कई बार क्रोल एरर होते हैं। जब क्या होता है, कई बार गूगल ही आपको क्रोल एरर की लिस्ट देगा सर्च कंसोल के अंदर, तो वो सारे के सारे एरर्स आपको स्टडी करने होते हैं और उनको फिक्स करना होता है। आपकी साइट की ईजीनेस की के लिए, आपकी साइट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सर्च इंजन के द्वारा आपको आपके साइट मैप का जो XML मैप होता है या HTML मैप होता है या ROR फाइल होती है, वो आपको सर्च इंजन को सबमिट करनी चाहिए हमेशा सर्च कंसोल पे जाके। तो ये है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की कुछ वो चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट की स्मूथ रनिंग के लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी बनी रहने के लिए। अब नेक्स्ट है साइट सिक्योरिटी के ऊपर। रोबोट डॉट टेक्स्ट की जो डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है, जिसके अंदर आप कुछ ऐसी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं जो आप नहीं चाहते कि पब्लिक उनको एक्सेस करे, तो उनके लिए आप रोबोट डॉट टेक्स्ट के अंदर परमिशंस लिख के देते हैं सर्वर को कि भाई तू मेरे वाली ये फोल्डर तो मेरे को एक्सेस कर सकता है और ये तू मेरे एक्सेस नहीं कर सकता। तो सर्वर फिर आपके वही फोल्डर एक्सेस करेगा जो आप रोबोट डॉट टेक्स्ट के जरिए उसको अलाउ करोगे, अदरवाइज वो बाकी में नहीं जाएगा। अब एक SSL सर्टिफिकेशन होती है, सॉरी एनक्रिप्शन आप बोल सकते हो इसको। ये जो चीज़ होती है, ये आपकी वेबसाइट के अंदर जो URL जब आपने देखा है उसमें इनिशियल होता है HTTP, उसके बाद आपका वेबसाइट शुरू होती है www.फलाना.com। तो जो ये HTTP के अंदर जो ये S होता है ना, जो मॉडरेटली नोमेनक्लेचर को जानते हैं वेबसाइट के, इंटरनेट की दुनिया को, वो लोग आपकी वेबसाइट की जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, इस एस वर्ड के साथ पहचानते हैं कि भाई अगर आपके HTTP के साथ एस लगा हुआ है तो आप ऑथेंटिक हो, खासकर जो फर्स्ट टाइम विजिटर होते हैं।
जो पुराने हो चुके हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी साइट पे एस है कि नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको फ़र्क पड़ता है। और ख़ासकर जो थोड़े से भी इंटरनेट वर्ल्ड के बारे जानते हैं, वेबसाइट्स के बारे जानते हैं, वेब लिंक्स के डिज़ाइन के बारे जानते हैं, उनमें क्या ऑथेंटिक होता है, क्या फेक होता है, इस बारे जानते हैं, वो लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, उसका जो इनिशियल है एचटीटीपी, उसके अंदर एस है या नहीं है। और ऐसे ही फिर आपका जो डेटाबेस होता है, जैसे वर्डप्रेस में आप वेबसाइट बनाते हो, शॉपिफाई में बनाते हो, वूकॉमर्स में बनाते हो, विक्स में बनाते हो, स्टोरहिपो में बनाते हो, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, टीम साइट में बनाते हो, एपचेक टारगेट में बनाते हो। उनके अंदर आपका जो स्पैमिंग, हाईजैकिंग, जो टारगेटिंग होती है मालवेयर वगैरह की, उनसे आपकी साइट की जो फेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। फेंसिंग बोले तो बाड़, हिंदी में बाड़ बोलते हैं इसको। जैसे आप अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ बाउंड्री वॉल खींचते हैं, आपकी उसकी सिक्योरिटी के लिए उसकी फेंसिंग करते हैं, आप खेत के चारों तरफ बाड़ खींचते हैं, आवारा जानवरों से उसकी फेंसिंग करते हैं, ऐसे ही आपकी वेबसाइट के डेटाबेस सिस्टम की फेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हाईजैकर्स, स्पैमर्स बहुत बैठे होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर अटैक कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी आपकी वेबसाइट की होनी बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है इसलिए इसके बहुत सारे प्लगइन भी आते हैं। अदरवाइज सेल्फ क्रिएटेड कोड्स भी होते हैं, जो आपके कोडर होते हैं वो इसको आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है साइट स्पीड एंड रेस्पॉन्सिवनेस। अब साइट स्पीड जो है उसके लिए सबसे पहली बात है कि जो आपकी जितनी भी फाइलें हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं, चाहे वो CSS की फाइल हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, पहली तो बात उनको सबको एक्सटर्नल करो, इंटरनल मत रखो। इंटरनल इन द सेंस कैसे? आपने वेब डॉक्यूमेंट की कोडिंग करवाई, आपकी JS की फाइलें भी उसी कोडिंग में हैं, आपकी CSS की फाइलें भी उसी कोडिंग में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी कोडिंग हो जाती है। और जब एक स्पाइडर आएगा गूगल का, बिंग का, आपकी वेबसाइट को फैच करने, स्टडी करने, तो यूजलेसली उसको उस फालतू की कोडिंग के अंदर से भी निकलना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ कोडर्स बड़े गंदी हैबिट होती है उनकी, वो क्या करते हैं कि डेड कोड छोड़ देते हैं साइट के अंदर। डेड कोड यानी कि उसके आगे लगा देंगे वो डैश, और वो वहीं पड़ा रहेगा, उसको साफ नहीं करेंगे। या आप यूँ मान लीजिए कि आप गली में चल रहे हैं, गली आपकी साफ नहीं है, या साफ सफाई करने वाला सफाई करके गया लेकिन कूड़े को वहीं पे एक कोने में छोड़ गया, उठा के नहीं लेके गया। तो ये कई जो गंदी आदतों वाले कोडर होते हैं ना, वो कूड़ा वहीं छोड़ देते हैं। तो हमेशा जब भी आप खुद साइट डेवलप कर रहे हो या किसी से भी साइट डेवलप करवा रहे हो, तो उस मेक श्योर करो कि उसने वो कूड़ा साफ कर दिया। अगर वो कूड़ा साफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सर्वर को आपकी वेबसाइट को स्टडी करने में, समझने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके चक्कर में फिर कई बार आपकी साइट जो है कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आती, वो फिर छोड़ देता है उसको कि छोड़ना, इसके साथ कौन मत हमारे, मैं किसी और को देख लूंगा, और बहुत बैठे हैं यहाँ पे जो साफ करके रखे हैं अपना कचरा। तो ये आप इम्पोर्टेंट है इसकी यहाँ पे कि आपकी जो फाइलें हैं कोडिंग की, वो सारी की सारी उनके अंदर एक्स्ट्रा कोडिंग बाहर होनी चाहिए। JSS और CSS की जो फाइलें हैं वो आउट साइड फोल्डर्स में रख करके उनकी वहाँ पे आप लिंकिंग करेंगे। आप इनडायरेक्ट आपकी JS और CSS फाइलें जो हैं आपकी कोडिंग के अंदर नहीं डालेंगे। उसके बाद आपकी साइट जो है सारे के सारे डिवाइसेस के ऊपर रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ब्राउजर्स पे होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे होनी चाहिए। डिवाइसेस बोले तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, जो भी इस टाइप के आपके डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट खोल सकते हो, वो सारे के सारों पे उनके ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में हर एक के ऊपर ओपन होनी चाहिए। और उसके अलावा जो ब्राउजर्स हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, या फिर सफारी है, इन सब के ऊपर भी आपकी साइट जो है बिना किसी एरर के, बिना किसी डिसरप्टिव डिस्प्ले के पूरे क्लीन वे में डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज़ पे आप वेबसाइट खोल रहे हो, मैक पे खोल रहे हो, आईफोन पे खोल रहे हो, एंड्रॉयड पे खोल रहे हो, सबके अंदर आपकी वेबसाइट जो है ना यूजर फ्रेंडली वे में बड़े क्लीन तरीके से खुलनी चाहिए। अब आगे बात आती है कि साइट की स्पीड जो होती है, कई बार क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट मान लो इंडिया में है लेकिन आपका सर्वर यूएसए में है। अब एक CDN होता है, CDN सर्विस होती है, इसको बोलते हैं कंटेंट डिस्प्ले नेटवर्क। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है कि मान लो वेब सर्विस की जो होस्टिंग है, वेब जो होस्टिंग की जो सर्विसिंग है, वो जो जैसे देती हैं, जैसे GoDaddy देती है, या HostGator देता है, या OVH देता है।
आप इनके साथ क्या करेंगे, इनके साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर तेरे पास तेरा सर्वर मान ले यूएसए में भी, मान ले गोडेडी है, उसका यूएसए में भी सर्वर है, उसका यूरोप में भी सर्वर है, उसका सिंगापुर में भी सर्वर है, और आपकी वेबसाइट है इंडिया में, तो आप उसको बोलो भाई मेरी जो साइट है उसको सिंगापुर वाले सर्वर के थ्रू डायरेक्ट कर, उसके थ्रू मेरा कंटेंट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नज़दीक पड़ता है, वहाँ से वो उसके कम टाइम भी लगेगा, कम अफोर्ट भी लगेंगे, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे वहाँ से आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आपकी वेबसाइट यूरोप में है और किसी भी कंट्री में है, मान लो फ्रांस में OVH का वेब सर्विस होस्टिंग रहती है यहाँ पे, तो आप OVH वाले को ये बोलोगे कि भाई मेरे को यूरोप में मेरी वेबसाइट दिखानी है, तो मुझे यूरोप के ही तेरे जो सर्वर है उससे ही मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट करवाया कर, बजाय अगर तेरा सर्वर यूएसए या जापान या कहीं और भी है तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का चाहिए। तो ये है CDN, इसके ऊपर भी आप लोग तो ध्यान दे सकते हैं। अगर खासकर अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपका रेवेन्यू बड़ा है, आप बहुत बड़ा अच्छा कमाते हो साइट से, तो ये आपके लिए बहुत मैटर करती है चीज़। हालांकि जो छोटी वेबसाइट हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं टाइम के साथ, अगर उनके पास बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो CDN होता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, क्योंकि वो फिर स्पेशल सर्विस है, तो वो इतना ईजी भी नहीं है। और दूसरा फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी जो इमेज कंप्रेसिंग का है, यानी कि जो इमेजेस हैं आप कोशिश करें कि छोटे से छोटा साइज, हालांकि साइज इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी ही ना उसमें रहे, या जो आप उसके अंदर से दिखाना चाहते हैं वो देखने वाले को दिखे ही ना, मतलब ऑप्टिमाइज्ड वे में, यूजलेसली बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। कई बार इमेजेस देखने को आती है JPEG फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट है, GIF फॉर्मेट है, और बहुत सारे फॉर्मेट हैं। उनमें से जोन से भी फॉर्मेट के अंदर आपकी जो इमेज है उसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी जाती है, खासकर आजकल जैसे जो ट्रेंड में है वो PNG का फॉर्मेट चलता है, और वीडियोज में जैसे MP4 का चलता है। तो ये जो फॉर्मेट्स हैं इनको, इनके अकॉर्डिंग अपनी इमेजेस रखिए। कई बार ऐसा होता है कि एक इमेज जो 2 MB की है, अगर उसने आपने उसको ढंग से कंप्रेस करके नहीं यूज किया हुआ है, तो जो एक इमेज जो है वो हार्डली 500 KB 500 KB तक वो बनती, तो भी वो वही क्वालिटी देती जो एक वो 2 MB के साइज में दे रही है। तो आप 500 KB वाली जो फाइल है वो प्रेफर करें बजाय 2 MB वाली के, क्योंकि यूजलेसली अगर आप प्रेशर डाल रहे हो, आप सर्वर को बोझ मार रहे हो, चीज़ों को फैच करने में आप टाइम लगवा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एक तो 500 KB की फाइल को वो फैच करेगा, कम टाइम में कर लेगा, लेकिन अगर एक वो 2 MB वाली को करेगा तो है ना, वो ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको। तो दैट इज द पॉइंट हियर नाउ। ओके, दैट इज अबाउट प्योर टेक्निकल SEO सो फार। अब थोड़ा थोड़ा हम ऑन पेज टेक्निकल से सेमी टेक्निकल होते हुए फिर सेमी सिमेंटिक में एंटर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम सिमेंटिक तक जाएंगे। तो ये जो जोन है नीचे, ये ऑन पेज SEO की ऐसी जोन है जहाँ पे सेमी टेक्निकल चीज़ें चलती हैं और सेमी सिमेंटिक चलती हैं। इसमें साइड वाइड ऑप्टिमाइजेशन है, और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है आपके यूज़र फ्रेंडली मेन्यू होना चाहिए, जो टेक्स्ट नेविगेशन है, जो उसके ऊपर जो बंदे आपकी साइट के ऊपर जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करते हैं उसको ऊपर जब वो घूम के देखते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल करके कर्सर घुमाते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो सारे का सारा easily understandable, easily managed, well beautifully tabulated फॉर्मेट में मेन्यू होने चाहिए, आपके जो क्लियर सेपरेट सेक्शंस होने चाहिए, नेविगेशन बॉक्स होने चाहिए, और प्रॉपरली ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट है उसका एक क्लियर कट HTML साइट मैप भी होना चाहिए। आप यहाँ ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे XML साइट मैप की बात करी थी, यहाँ देखिए साइट मैप है यहाँ पे भी, लेकिन कौन सा, XML, और यहाँ पे बात हो रही है साइट मैप की, बट कौन सा, HTML। ये जो XML है ये सर्वर साइड पे डाला जाता है, डायरेक्टरी में डाला जाता है, जहाँ से सर्च इंजन आपकी वेबसाइट का फॉर्मेट पढ़ सके कि क्या फॉर्मेट है। और ये जो HTML में डाला जाता है, ये आपके यूजर जो वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि कैसा कंटेंट आपकी साइट के ऊपर है, और किस फॉर्मेट में कंटेंट है, और किस पैटर्न में, किस फोल्डर में, किस कैटेगरी में, किस सीलो आर्किटेक्चर में आपने अपने कंटेंट को डाला हुआ है। तो दैट इज हाउ कि आपको यहाँ पे अपना यूजर फ्रेंडली मेन्यू और टेक्स्ट नेविगेशन रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप बूस्ट ऑथेंटिसिटी। अब जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है एक वेबसाइट के ऊपर, उसको स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, उसके अंदर आप एक लिमिट से ज़्यादा कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है, 19-20 आप इधर-उधर कर सकते हैं, नहीं तो बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबकी सेम होती है। एड्रेस देना है, नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देना है, कोई और हेल्पिंग लाइन सपोर्ट सर्विस आपकी वो देनी है, हो गया। गूगल मैप का एड्रेस डाल दो, हो गया। ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसको स्ट्रक्चर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 19-20 चीज़ें सेम रहनी होती हैं। टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे किसी ने आपके बारे में टेस्टिमोनियल लिख दिया, कोई अच्छा लिखेगा, कोई बुरा लिखेगा, बुरा है तो भाई साइड करो, अच्छा है तो ऊपर ले आओ। अब रिव्यूज़ हैं, ऐसे ही किसी ने रेटिंग दे दी आपकी साइट के ऊपर, रेटिंग है, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक चलेगी, और कस्टमाइज़्ड है तो आप उसको अच्छी को ऊपर रखो, बुरी को नीचे साइड में कर दो। और जो प्राइवेसी स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि आप जो डाटा यूज़ करते हो, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिस्क्लेमर होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो इस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिफिकेशंस और जो क्लैरिटी के साथ चीज़ें डालनी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम फुटर में ही मिलती हैं, ये भी वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि खासकर जब से फेसबुक का जो डाटा लीक हुआ था और उसमें जो मार्क जुकरबर्ग के ऊपर फिर जो आपने देखा होगा, ये आपको बड़ा एक केस हुआ था। उसके बाद से जो जीडीपीआर बना, फिर उसके बाद जेनेरिक डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस बोलते हैं उसको, रूल्स बोलते हैं। वो जो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंट्री वाइज अपने हिसाब से उसके अंदर कुछ एक वेरिएशंस भी होती हैं, तो वो आपकी वेबसाइट जिस भी कंट्री में है, जिस भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे उस जीडीपीआर के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, ताकि लीगली भी बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर यकीन कर सके कि ये बंदे ऑथेंटिक हैं। नेक्स्ट है लिंक इंसर्शन एंड ब्यूटिफिकेशन। वैसे ये टॉपिक जो है ऑफ पेज एसईओ का है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि कौन से इनबाउंड लिंक्स हैं आपके, कौन से आउटबाउंड है, कौन से इंटरनल है। इंटरनल वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। इनबाउंड वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और आउटबाउंड वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट से बाहर के लिंक हैं, यानी कि जिनसे आपकी वेबसाइट बाहर जुड़ी हुई है, या आपकी वेबसाइट को लोगों ने आपकी साइट पे जोड़ रखा है, या आप उनको उनके लिंक अपनी साइट पे जोड़ रहे हो, वो आपके आउटबाउंड है। और जो इनबाउंड है वो उसके अंदर एक गोइंग है और एक कमिंग है। ये लेकिन इसके ऊपर डिटेल में मैं जब ऑफ पेज एसईओ का टॉपिक आएगा तब नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहा हूँ, तो इसको इन डिटेल तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूज सोशल मीडिया शेयरिंग। सोशल मीडिया शेयरिंग के अंदर आपको जो है सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे आपके अकाउंट आपको रखने होने चाहिए। उससे क्या रहता है कि आज के दिन जब लोग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे जब घूम रहे होते हैं, तो वो आपको वहाँ पे नोटिफाई करेंगे, आपको देखेंगे तो वो फिर आपकी चीज़ों के ऊपर यकीन करेंगे और आपको उसके साथ वो जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट है शो क्वालिटी कमेंट्स इन पब्लिक। अब जब क्वालिटी कमेंट्स इन पब्लिक की बात आती है, तो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, रिव्यूज़ में, टेस्टिमोनियल्स में, रेटिंग्स में अगर बढ़िया चीज़ें आई हैं तो रेट कर दीजिए, उनको दिखाइए पब्लिक को, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी बने। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेमी टेक्निकल और सेमी सिमेंटिक आप कह लीजिए। अब आगे हम फुल्ली सिमेंटिक में एंटर करेंगे, लेकिन सेमी टेक्निकल के साथ यहाँ पे टेक्निकल पूरा होता है। अगली स्लाइड पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिमेंटिक की। ओके, अब सिमेंटिक के अंदर क्या रहता है? सिमेंटिक यानी कि सीमेंट की फील आ रही है ना, सुनते ही सीमेंट की फील आ रही है कि भाई सीमेंट है, और ये वाकई में है भी सीमेंट। अब दीवार जब बना रहे हो आप घर के अंदर, जब दीवार बनाते हो तो उसके ऊपर उसमें सीमेंट यूज करते हो। किसके यूज करते हो वो सीमेंट? ताकि आपकी दीवार स्ट्रॉन्ग बने, ईंटें उसके अंदर जकड़ी रहें, वो उसको पकड़ी रहें, उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना आए, वो लंबी चले। बस यही सोच है कंटेंट। जब आप एक कंटेंट का जो स्ट्रक्चर बनाते हो आपकी, चाहे वो आर्टिकल है, ब्लॉग है या पेजेस हैं, तो उसकी जो सीमेंटिक है, तो उसमें जो सीमेंटिक होती है वो क्या होती है? उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर है। जैसे एक स्टैंडर्ड आर्टिकल का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? उसके जो नेविगेशन बॉक्स मान लो आप कह लो, जो स्पाइडर्स होते हैं, जैसे मैं थ्रू आउट अभी पीछे वाली स्लाइड में बोलता आ रहा हूँ कि वो स्पाइडर जो होते हैं वो आपके अगर टेक्स्ट नेविगेशन बॉक्स हैं तो वो उनको स्टडी ईजिली कर देता है। यानी कि टेक्स्ट नेविगेशन बॉक्स में आपका टाइटल आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, बॉडी आ गई और कंक्लूजन आ गया। टाइटल पे अभी बात कर चुके हैं,
इंट्रोडक्शन आपका जो हेड सेक्शन होता है, जो H1 H2 के जो टैग बताए उनके अंदर जो एक हेड वाला जो टॉप सेक्शन होते हैं वो सारे के सारे, उसमें आप एग्जैक्टली सारा कंटेंट को नहीं लिखेंगे, लेकिन एक लाइन का जो है आप हेड में ले लें। बाकी का आप इंट्रोडक्शन में 150-150 वर्ड्स तक आप इंट्रोडक्शन का रखें। उसमें आप ट्राई करें कि मैक्सिमम ऑफ आपके जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको अपने पेज को रैंक करवाना है गूगल सर्च इंजन वगैरह पे, वो आप वहाँ पे रैंक करवा सकें। और उसके बाद फिर आपकी बॉडी आती है, जो मेन बॉडी होती है, उसके अंदर आपको कंटेंट डेवलप करना होता है। वहाँ पे आप जितना चाहें उतना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं और वो करेंगे। फिर होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है, इसको टेक अवे भी बोलते हैं। उसके अंदर से जो भी लास्ट में जब रीडर आपके पेज को पढ़ के जाता है, तो आपके आर्टिकल को पढ़ के जाता है, तो वो वहाँ से आपको समरी लेता है और समरी में वो ये चीज़ देखता है कि ओके इतना किया है, इतना इसने दिखा दिया और इसका टेक अवे ये है। तो इसलिए इस तरीके से एक पूरा जो आपका आर्टिकल होता है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर कंटेंट रिचनेस जो है वो की है। ऑब्वियसली उसके अंदर आपको साइज का भी ध्यान रखना है। नॉर्मली 1000 वर्ड मिनिमम एक आर्टिकल के होने चाहिए, बढ़िया रेंज में उसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए। और 4000 से ज़्यादा आइडियली नहीं जाना चाहिए एक आर्टिकल। अगर 4000 से ज़्यादा की लेंथ का जा रहा है तो ज़रूरी है तो जाइए। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छा है कि बंदा आगे पढ़ते हुए बोर फील नहीं करेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, तो आप ज़रूर 4000 से फालतू ले जाइए। लेकिन नॉर्मली आप उसको 1000 से लेकर के और 4000 शब्दों के बीच में ही ख़त्म करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ट्रांजिशन शब्द यूज़ कीजिए। एक शब्द को बार बार मत खींचिए। उसके ट्रांजिशन शब्द होते हैं, सिनोनिम शब्द होते हैं, अल्टरनेटिव शब्द होते हैं, जो कि सेम सेंस क्रिएट करते हैं। उनको साथ में अदला बदली में प्रयोग करते रहिए आगे पीछे, ताकि बंदे का इंटरेस्ट जो है आपके कंटेंट में बना रहे। वो जब उसको पढ़े तो उसको बोरियत महसूस ना हो। आर्टिकल की ऑर्डरिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, और जो कीवर्ड है उनकी पोजीशनिंग जैसे बताई पहले, जो 100 वर्ड होते हैं उनके अंदर ट्राई कीजिए सारे के सारे मोस्ट ऑफ आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सेंसिबल वे में कवर हों। स्टफिंग नहीं करनी है। स्टफिंग नहीं करनी है कि बस रख दिए, लैंग्वेज कुछ बनी नहीं, सेंस कुछ बनी नहीं। नहीं, सेंस देनी है आपको उसको। तो दैट वे आपकी चीज़ें होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जो आपका पेज है वो अप डाउन स्क्रोलिंग में हो, बैक एंड फोर्थ में ना हो। यानी कि सीधा स्क्रोलर ऊपर से नीचे जा रहा है, अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो उसको लेफ्ट राइट, उससे स्क्रोलिंग करवा रहे हो, 100 शब्द एक पेज पे पढ़वा दिए, फिर नेक्स्ट का बटन लगा दिया, वो फिर नेक्स्ट पे जाके फिर पढ़ रहा है, वो फिर लोड हो रहा है पेज, फिर लोड होकर के उसको टाइम लग रहा है, वो उसको बोर कर रहा है, वो मत कीजिए। पूरा सिंगल रीडिंग होनी चाहिए पूरे पेज की। प्रेफर्ड ये है, हालांकि कोई ऐसा पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आता है कि जहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी होती है, खासकर लिस्टिंग में ये चीज़ ज़रूरी होती है। जब आप आइटम्स को लिस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 पोस्ट जो हैं ब्लॉग की, जो लिस्टिंग के पेज हैं वहाँ पे आप बैक एंड फोर्थ के बटन रखिए, बट जब आर्टिकल के ऊपर बात आती है, चाहे कितना ही लंबा हो, उसको सिंगल रीडिंग में दीजिए, उसको लेफ्ट राइट मत करवाइए। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया यूज़ कीजिए, इमेजेस यूज़ कीजिए, वीडियो यूज़ कीजिए, जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पे इन चीज़ों का जरूर यूज़ कीजिए। इन्फोग्राफिक्स यूज़ कीजिए, कोट होते हैं, कोट यूज़ कीजिए, उनको पार्टिकुलरली हाईलाइट कीजिए जो कोट होते हैं। इससे आपकी चीज़ ना जो लवली जो बोलते हैं ना अट्रैक्टिंग, वो लगेगी। और क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट, कोई कॉपी पेस्ट मत लेके आइए, क्योंकि जो कंटेंट फॉर्म्स हैं जैसे हबस्पॉट है, ये जो यहाँ पे आर्टिकल की जो क्वालिटी आप जिन टूल्स के साथ माप सकते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे 1 मिनट में। अगर आपने उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी डुप्लीकेसी कर रखी है तो आपको वहीं पकड़ लेंगे और आपके कंटेंट को वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से हमेशा बचिए। तो ये हुआ इस तरीके से सिमेंटिक का, और ये हुआ इधर अपना टेक्निकल का। तो दैट वे वी डू द थिंग्स एंड वी गो फॉर द टेक्निकल एंड सिमेंटिक एसईओ। तो मेनली जो आज का टॉपिक था वो तो हो गया है पूरा। अब एक थोड़ा सा जल्दी करके नीचे वाली स्लाइड्स पे और देख लेते हैं। ये पूरी समरी है, इसको आप स्टैंडर्डाइजिंग द इन्फ्लुएंसिंग पावर ऑफ योर वेबसाइट बोल सकते हो। ये मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे एक टेबलेट रिपोर्ट में लिस्ट बना दी है इनकी। फीड के ऊपर है, इंडेक्सिंग के ऊपर है, कंटेंट ब्रांडिंग के है, और सारे के सारे हम पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आ गया एसईओ के डूज एंड डोंट्स। ये इसको बोलते हैं व्हाइट हैट प्रैक्टिसेज और ब्लैक हैट प्रैक्टिसेज। जो लेफ्ट साइड में व्हाइट हैट है ये आपको करना है।
और जो राइट हैंड में है ब्लैक हैट, आपको एसईओ करते हो कि नहीं करना। इसमें मोस्ट ऑफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड्स पे, तो जस्ट यहाँ पे लिस्ट बना दी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बाद में आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा ईमेल के जरिए। यहाँ पे जो डोंट है उसमें ब्लैक हैट है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, अभी डिस्कस किया। क्लोकिंग नहीं करनी, क्लोकिंग का मतलब है कि एक आर्टिकल को घुमा के, पेज को घुमा के देना और फेक चीज़ को आगे करना और रियल को ढांप देना। अनरिलेटेड कीवर्ड मत यूज कीजिए, इररिलेवेंट बैकलिंक्स मत यूज कीजिए, लिंक्स मत यूज कीजिए, बैकलिंक्स मत यूज कीजिए। हिडन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर कट टेक्स्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए यूजर्स को। कई बार माउस जो है वो जब आप होवर करते हो तो वो लाइट कलर में चला जाता है, बट वो इतना लाइट नहीं होना चाहिए कि उसको रीडिंग में ना आए। स्पैम मत कीजिए, ब्रॉडवे पेज मत यूज कीजिए, ऐसे पेज जो रीडायरेक्ट करते हैं यूजर को अदर देन जो रियल कंटेंट है उसके। पेज स्वैपिंग मत कीजिए, कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ पेज मत बदलिए। स्पैम कमेंट नहीं होने चाहिए, डिलीट कर दीजिए उनको, जो भी स्पैम कमेंट करते हैं। सिर्फ जो ओरिजिनल कमेंट है उन्हीं को ही आपकी साइट पे अलाउ कीजिए। कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, आर्टिकल स्पिनिंग नहीं होनी चाहिए। ओके जी, देन नेक्स्ट है, ये है ह्यूमन रिलेवेंस मॉडल ऑफ एसईओ। ये वो चीज़ है जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपना क्रॉलर, अपना स्पाइडर छोड़ते हैं, तो वो जब आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसका जो मैपिंग करता है, वो जो जिसने जब वो सर्च क्वेरी डाली होती है यूजर्स की तरफ से, तो यूजर की इंटेंशन के साथ आपकी जो कंटेंट है उसकी जो मैपिंग करता है, उसका ये मॉडल है। ये उसमें वो डिपेंडेंट फैक्टर्स भी चेक करता है, वो इन हैंड फैक्टर्स भी चेक करता है। तो यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है, जैसे इन हैंड फैक्टर्स में क्वालिटी के फैक्टर्स हैं, टारगेट के फैक्टर हैं मार्केट की तरफ से, और फ्रेशनेस के फैक्टर्स हैं, प्रेजेंटेशन के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, जैसे इम्पैक्ट है, अथॉरिटी है, इंटेंट है और सर्च अपीयरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जब गूगल जैसे सर्च इंजन कंसिडर करके मैपिंग करते हैं, तभी जाकर के आपका पेज जो है सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट्स में आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। अब इम्पैक्ट क्या होता है, वो ये देखने के लिए आपकी साइट पे ये देखता है कि वो इसमें कमेंट हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, रेफरल्स हैं, सिटेशंस वगैरह इसने अच्छे से यूज़ कर रखी है कि नहीं कर रखी। आपकी अथॉरिटी देखता है साइट की कि भाई ट्रस्ट वर्दी साइट है कि नहीं है, इसकी पॉपुलैरिटी क्या है, इसमें बैकलिंक्स क्या है, इसमें रैंकिंग क्या है इसकी। आपकी इंटेंट की मैपिंग करता है यूज़र के इंटेंट के साथ, यानी आपने जिस इंटेंशन से अपनी वेबसाइट बना रखी है वो इंटेंशन यूज़र की इंटेंशन से मैच होती है कि नहीं है। मतलब आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नेविगेशन बेस्ड है, ट्रांजैक्शन बेस्ड है, या एड्रेस स्पेसिफिक फाइंडिंग के लिए है, इस हिसाब से मैपिंग करता है। फिर आपकी सर्च अपीयरेंस जो है उसको देखता है कि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक्स में ज़्यादा जा रही है या पेड में ज़्यादा जा रही है। ऐसे ही फिर इन हैंड फैक्टर चेक करता है जो आपको अपने एंड पे करने हुए होते हैं। ये जो डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं। और जो इन हैंड फैक्टर्स हैं, ये वो हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर कैरी होते हैं, वेबसाइट के अंदर चल रहे होते हैं, जिसमें क्वालिटी का फैक्टर है, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो यूनिक है, एक्सपर्टीज उसके अंदर झलक रही है, उसका स्कोप है रीडर के लिए, उसका यूटिलिटी यानी कि यूज है उसके लिए। ऐसे ही फिर वो आपकी टारगेट चेक करता है कि आपने जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्केट टारगेट कर रखी है, क्या लोकेशन टारगेट कर रखी है, किस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। फिर वो फ्रेशनेस चेक करता है कि आपका कंटेंट जो फ्रेश है कि नहीं है, उसके ऊपर टाइम स्टैंप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, कंटेंट जो मेंटेन्ड है कि नहीं है, कंटेंट में रिसर्च है कि नहीं है, आपने उसको रिसर्च करके अपडेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये चेक करते हैं सर्च इंजन वाले। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंटेंट का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना रखा है कि नहीं बना रखा है, कंटेंट की ब्यूटिफिकेशन कर रखी है कि नहीं कर रखी है, ये सारी चीज़ें भी वो लोग चेक करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इस ह्यूमन रेलेवेंस मॉडल को देखते हुए अपनी वेबसाइट के अराउंड बाय डेवलप करेंगे, तो आपको बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आपको एसईओ में मिलेंगे। अब आती है बात एसईओ नॉलेज बैंक की। एसईओ नॉलेज बैंक है, इसके अंदर कुछ एक मैंने आप लोगों के लिए रेफरेंसेस लिस्ट कर दी हैं कि जैसे आपको अगर एसईओ के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, तो उसको मैंने इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में डाल दिया है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं।
अगर आपको एसईओ के ऊपर बुक्स पढ़नी है तो आप ये वाली बुक्स ज़रूर पढ़िए। इनमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी और अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। ये कुछ ब्लॉग हैं, साइट है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सर्च इंजन के ऊपर अपडेट रहना है, नॉलेज रखनी है। लाइक ए न्यूज़पेपर, जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो घर में डेली टू डेली न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए, जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं। उसी तरीके से अगर आपको डेली बेसिस पे अगर आपको एसईओ की डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना है तो आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के बाद यहाँ पे ये लोग जो है ना नया नया कंटेंट लेके आते रहते हैं एसईओ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एसईओ नॉलेज बैंक में जो आगे है, इसमें यहाँ पे कुछ डिस्कशन फोरम्स हैं, इनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए भी कर सकते हैं, नॉलेज गेनिंग के लिए भी कर सकते हैं। आप इनके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके एज एन एक्सपर्ट अपने व्यू भी रखते रह सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर आपकी पहचान बने, लोग आपको जाने, आपको ये समझें कि आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो इसमें आपकी ब्रांडिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो टेक्निकली जो एसईओ के लिए यूज होते हैं, इसके अंदर खासकर जैसे गूगल प्रोडक्ट्स हैं, एनालिटिक्स है गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल ट्रेंड्स है, गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एड्स है, पेज व्यू, पेज स्पीड इनसाइट्स और गूगल है, या MS बिंग का वेब मास्टर है, या नीचे ये HREF का है, सबसे बढ़िया टूल में आता है ये, स्केमा क्रिएटर है, या कीवर्ड एवरीवेयर है, स्क्रीनिंग फ्रॉग है, सिमरस है, जो एसईओ है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो एक बढ़िया सा एसईओ आपकी वेबसाइट का मेंटेन करने के लिए। अब आगे जो है ये एसईओ की नॉलेज बैंक का थर्ड पार्ट है। ये कुछ कोर्स हैं जो एसईओ एक्सपर्ट हैं ये लोग, जैसे जिलवान है या डेव है, वेंडी है, फिल है, इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ एक ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। जैसे ये यहाँ पे वेंडी बोलती है कि भाई गूगल आपको तभी प्यार करेगा जब आपको लोग प्यार करें, बाकी सब प्यार करेंगे तो गूगल आपको प्यार करेगा, तभी वो आपको फर्स्ट पेज पे लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट को इंडेक्स कर दिया और अपनी वेबसाइट से लोगों को प्यार करना नहीं सिखाया। अगर आपने ये प्यार करना नहीं सिखाया तो गूगल आपसे प्यार नहीं करेगा, बेशक आप कितना बढ़िया कंटेंट लेके बैठे रहना। तो ऐसे ही जैसे रैंड फिस्किन है, जैसे ये कहता है, ये सब वन ऑफ द बेस्ट नॉन इन्फ्लुएंसर है एसईओ का। कहते हैं कि बेटर कंटेंट इज आउटवेइंग मोर कंटेंट, यानी कि कंटेंट की अधिकता पे, सामग्री पे, वॉल्यूम पे ध्यान मत दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, मोर एंड मोर कंटेंट डालने पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि बेटर कंटेंट डालने पे ध्यान दीजिए। अगर बेटर कंटेंट होगा तो बाकी चाहे कितना ही मोर कंटेंट आता रहे, उनको वो आउटवे कर देगा, आप वाले के कंपेरिजन में आपको ऊपर रख देगा, वो आउट ऑफ कंपटीशन कर देगा उनको। तो दैट वे ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ग्रोसरी है यहाँ पे, 27 यहाँ पे हैं, 26 यहाँ पे हैं, 53 शब्द हैं। मोस्ट ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ऊपर की स्लाइड्स में, और यहाँ पे मैंने आपकी इजीनेस के लिए एक लिस्ट बना दी है। कुछ एक पॉइंट फिर भी अगर आपको किसी को इसमें से दिखता हो कि भाई ये समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको उसके ऊपर आपको रिप्लाई तो आपके साथ देता रहूँगा। तो इस तरीके से हम आते हैं रैप अप राउंड पे। प्रैक्टिसिंग हम कर चुके हैं, किसी का कुछ ये अच्छा ये कैसे लेनी है, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये पावर पॉइंट चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ईमेल के जरिए। कोई भी क्वेश्चन है फिलहाल अगर आपका कुछ है तो अभी, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अभी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उनके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे दूँगा। आपके पास कोई सजेशन है, फीडबैक है मेरे सेशंस को लेके, इस सेशन को लेके या पिछले को लेकर के, या आगे आने वाले सेशंस में कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई इसके अंदर आप ये चीज़ भी ऐड करें या ये भी लेके आएँ, तो ये हमारे लिए और यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, उसके बारे में मुझे अपडेट करें, मुझे बताएँ, मैसेज करें, कमेंट करें। तो इस तरीके से हम आज के सेशन को एंड कर रहे हैं यहाँ पे, और थैंक यू आपके पार्टिसिपेशन के लिए, इसको देखने के लिए, और इसके अंदर अपना टाइम और इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने में हेल्प आई होगी, और आपके टाइम की वैल्यू आपको इसमें रिसीव हुई होगी। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं
अगले सेशन में अगले शनिवार को इंग्लिश में सेशन होगा ऑफ पेज एसईओ का, जैसे आज ऑन पेज एसईओ का था, और इतवार को होगा ऑफ पेज एसईओ का हिंदी में। तब तक के लिए नमस्ते।